हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। देखिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को हम डिस्कस करें इससे पहले आपको मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एटम के बारे में जो सबसे पहले थ्योरी दी थी या बात जो सबसे पहले किसी ने बताई थी वो इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद ने बताई थी। ठीक है, वहीं से ही वो बात शुरू हुई। उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर आए, उन्होंने एटमॉस वर्ड दिया। ठीक है, और वहाँ से कई और फिलोसोफर आए जिन्होंने एटम के बारे में कुछ आइडिया दिया। लेकिन डाल्टन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी रिटर्न में दी, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर दी। तो पहले हम इनकी थ्योरी के कॉन्सेप्ट समझते हैं, पॉइंट समझते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, पहली एटॉमिक थ्योरी थी डाल्टन की। डाल्टन पुट फॉरवर्ड हिज थ्योरी ऑफ मैटर इन 1808। इन 1808, ठीक है, सबसे पहले थ्योरी नहीं की आई थी 1808 में। पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर गिवन बिलो। अब देखिए क्या क्या इनके पोस्टुलेट्स हैं, इसके बारे में भी जरा एक बार बात कर लीजिए। ओके, सो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है पॉइंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो इनके अकॉर्डिंग एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल था किसी भी मैटर का जिसको आप आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ओके, दैट इज एटम इज इनडिविजिबल। ठीक है, ओके, सेकेंड पॉइंट देखिए क्या बोला गया, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड, ओके, नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इनके कहने का क्या मतलब है कि जो एटम होगा, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो नया नया प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन एटम की जो एग्जिस्टेंस होगा वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे वो पहले था। मतलब मान लीजिए अगर ऑक्सीजन लिया है हमने एज अ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट जब बन जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि एटम कुछ और बन जाएगा, वो तभी भी ऑक्सीजन रहेगा, बस उसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, एटम अलग तरीके से अरेंज हो जाएगा जिसकी वजह से नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास H2O2, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, या एलिमेंट है। तो जैसे ही इनसे कंबाइन हुआ, मान लीजिए वाटर बना, तो वाटर में भी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही कंबाइन रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन का कुछ और बन गया। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जैसे थे वैसे ही रहते हैं। ठीक है, ओके, थर्ड देखिए क्या है, फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑल इट्स एटम्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। इनके अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कीजिए तो उसके सारे एटम्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट एंड हैव सेम मास एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ले लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास आयरन का एलिमेंट है, ठीक है, आयरन है, तो आयरन ऐसा तो होगा नहीं कि आयरन का एक एटम होगा, आयरन के बहुत सारे एटम उसमें प्रेजेंट होंगे। आप किसी भी दो तीन एटम को आप कंसीडर कर लीजिए, उनको आप चेक करिए, उनके सारे, उनका मास, उनका शेप, उनका साइज, उनकी डेंसिटी, हर चीज सेम होगी, बोला गया ना, इन ऑल रिस्पेक्ट। उनका मास सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एकदम सेम होगी, सिमिलर होगी, अगर वो एलिमेंट सेम है तो। अगर वो डिफरेंट एलिमेंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी वही है, फोर्थ पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मान लीजिए एक आपके पास, एक पीस आपके पास आयरन का है और एक पीस आपके पास सोडियम का है। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट होगा तो उनके जो एटम होंगे, अब यहाँ पे अगर आयरन है तो आयरन के एटम प्रेजेंट होंगे, ये सोडियम है तो यहाँ सोडियम के एटम प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर अगर इनके एटम को हम चेक करें तो आयरन का जो एटम होगा वो सोडियम के एटम से बिल्कुल अलग होगा, उसका शेप अलग होगा, साइज अलग होगा, उसकी डेंसिटी अलग होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, जितने भी मास अलग होगा, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें फिजिकल और केमिकल चीज़ें वो सारी अलग होंगी। ये कहना चाहते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, साइजेस, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल, सारी चीज़ें अलग होंगी। फिफ्थ पॉइंट में देखिए क्या बोला गया, ये चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद से कुछ और पॉइंट है, जैसे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। ठीक, अगर एग्जाम में आता है तो आप ये चार पॉइंट जरूर नोट करिएगा, इधर ये अगर छोड़ भी देंगे तो भी इट्स नॉट अ बिग थिंग। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। ठीक है, इसको हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में समझ चुके हैं कि कैसे फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। ठीक है, और सिक्स पॉइंट, एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब बिल्कुल अलग से एक एटम कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा हो, ऐसा नहीं होगा इनके अकॉर्डिंग। सेवंथ में देखिए क्या बोला गया, सेवंथ पॉइंट, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, ये भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से ही मिलता जुलता है कि मतलब जो एटम होगा वो और जितने रेशियो में होगा वो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे मान लीजिए वाटर है तो वाटर हमेशा दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से ही मिलके बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कभी यहाँ पे
2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन आ गया तो भी ये वाटर है, तो वो कुछ और कंपाउंड होगा। तो किसी गिवन कंपाउंड के लिए काइंड ऑफ एटम और उनका नंबर ये हमेशा फिक्स रहता है। सो दीज वर द पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इनकी अच्छाई क्या थी एटॉमिक थ्योरी की? देखिए मैंने आपको बताया कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो किसी फिलॉसफी के बेसिस पर नहीं, ये एक्सपेरिमेंट बेसिस पर दी गई है। तो उस टाइम पर अपनी प्रेजेंट नॉलेज के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए या देखे और उसके बेसिस पर उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई गई है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो आपको 2 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाएं ये वहीं से ही निकल कर आई है थ्योरी। तो देखिए फॉर एग्जांपल द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एक ये पॉइंट था अभी पढ़ा। सो इट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी ये कहता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो टोटल मास था वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो वही बोलना चाहते हैं कि एटम, इसका मतलब क्या है, ना तो एटम बने हैं ना एटम डिस्ट्रॉय हुए, जितने थे उतने ही थे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, द और एंड द पोस्टुलेट द एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, ठीक है, केम फ्रॉम द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ओके, अब हम देखते हैं ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इनकी क्या क्या कमियां थी अपने एटॉमिक थ्योरी में, ये क्या क्या बातें नहीं बता पाए। देखिए इनकी कमियां तब निकल कर आए जब बहुत सारी चीज़ें जब पहले नहीं पता थी बाद में पता चली। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में इनके टाइम पर नहीं पता था। जब इन्होंने अपनी थ्योरी दी उस टाइम पे ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब के किसी के बारे में नहीं पता था। और उस टाइम पर आइसोटोप्स और आइसोबार्स भी डिस्कवर नहीं हुए थे। तो ये सब चीज़ें जब बाद में डिस्कवर हुई तो ये कमियां निकल कर आई इनके सामने। तो देखिए क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी द एटम इज इनडिविजिबल। इन्होंने बोला था एटम को आप आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आज के टाइम पर हमें पता है कि एटम खुद भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक है, तो वही बात लिखी है, बट नाउ वी नो दैट एटम इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे थोड़ी सी रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू डाल्टन the atom of an element are same in mass and properties but after the discovery of isotopes। अब जरा देखिए इन्होंने क्या बोला कि अगर सेम टाइप के एलिमेंट हैं तो वहां पर उनके एटम के सारे जो एटम होंगे उनका मास, उनका वेट, उनका जो डेंसिटी होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, वो सब कुछ सेम होगा। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स अगर आपको नहीं पता है मैंने बताया हुआ था, आइसोटोप्स हम उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जो कि सेम एलिमेंट होते हुए भी उनके मास में फर्क होता है। जैसे कि इसे क्लोरीन एक ये लिखा हुआ है और एक क्लोरीन लिखा हुआ है, दोनों ही क्लोरीन है, एक का मास 35, एक का मास 37। ठीक है, तो क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 नेचर में दोनों ही प्रेजेंट होता है। ये 75% प्रेजेंट होता है, 25% प्रेजेंट होता है, तो इनका अबंडेंस अलग अलग होता है। लगभग सारे ही एलिमेंट के आइसोटोप्स प्रेजेंट है नेचर में, बट जब इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी उस टाइम पर आइसोटोप्स डिस्कवर नहीं हुए थे। जैसे कार्बन 12 भी हो सकता है, कार्बन 14 भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए। आइसोटोप्स को हम अलग से भी पढ़ेंगे, तो बस आप समझ लीजिए कि सेम एलिमेंट जिनका मास अलग अलग हो उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। तो अब जरा देखिए इन्होंने तो बोला है कि एलिमेंट सेम होगा तो उसका मास सेम होगा, बट यहाँ पे देखिए एलिमेंट तो सेम है लेकिन उसका मास तो अलग अलग है ना, एक का 35, एक का 37। तो यहाँ पे ये बात रॉन्ग हो गई। सो एक बार फिर से देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर सेम इन मास, ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज, बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स इट वाज प्रूव्ड रॉन्ग। समझ में आ गया होगा कि कैसे ये रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इन्होंने बोला था अगर अलग अलग एलिमेंट होंगे तो उनकी सारी चीज़ें अलग होंगी, उनका मास भी अलग होगा, उनका शेप अलग होगा, साइज अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। लेकिन जब आइसोबार्स डिस्कवर हुए, अब आइसोबार्स क्या होता है, देखिए आइसोबार्स क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता दूं। जैसे 2 एलिमेंट हैं अलग अलग, जैसे मैंने एक कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम क्या है, एक मेटल है। ठीक है, इसका मास कितना होता है, ये होता है 40। ठीक है, और एक गैस का नाम सुना होगा आपने, ऑर्गन। ठीक है, ये मेटल है, ये एक गैस है, इसका मास भी 40। अब जरा देखिए ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, एक कहाँ मेटल है और एक कहाँ गैस है, और इनके मास देखिए सेम आ गए। तो इन्होंने तो बोला कि अलग अलग एलिमेंट होंगे तो उनकी कोई भी चीज़ मैच नहीं करेगी, लेकिन देखिए अलग अलग एलिमेंट होते हुए भी इनके मास सेम आ गए। तो ऐसे 2 एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है,
तो वही बोला गया है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, ठीक है, बट इन केस ऑफ आइसोबार्स इट इज सेम। तो आइसोबार्स के केस में तो ये सेम हो गया, इसका मतलब है ये बात भी पूरी तरीके से सही नहीं थी, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, इट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन, दिस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट्स क्यों कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्यों कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। या और कोई भी ले सकते हैं आप कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होकर अमोनिया क्यों बना रहा है, ठीक है, या कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर CO2 क्यों बना रहा है, ये क्यों कॉम्बिनेशन हो ही क्यों रहा है, इसका आंसर इनके पास नहीं था। सो दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।